प्यारे बच्चों, मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज ये मेरा चौथा लेक्चर है सॉलिड स्टेट के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट सेल। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो ऑनलाइन क्लास थी, थर्ड वाला लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को। तो यूनिट सेल, तो जैसे यूनिट सेल में मैंने कहा था एकक कोशिका इसको बोलते हैं। अब आप लोगों को बहुत ज्यादा रिमेंबर कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि हम ये डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर है। जैसे मैंने कहा कि जो भी एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा उसका शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है। तब तक आप लोगों को क्लियर होगा। 11th में, हाई स्कूल में आप लोगों को बताया गया होगा कि बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। एक तरह से जो एटम्स हैं उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है या स्फीयर की जैसा होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है, तो अगर ऐसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखिएगा इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझ में आने वाली है आप लोगों के। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है कि अगर सपोज करिए अगर हमें इसे डॉट डॉट से ऐसे स्फेरिकल बना दो शेप, तो सभी क्या है, ये सभी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, एकदम एक तरह से एकदम क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के समीप हैं। जैसा मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया कि सॉलिड स्टेट के लिए मैंने सिंपल हर वीडियो में मेरा ये एग्जांपल होता है कि ऐसे क्लोजली पैक्ड हैं। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस की। मैंने आप लोगों को बताया था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में, पूरा एक्सप्लेन किया आप लोगों को। तो यहाँ पे ये मैंने कहा था कि क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस में मैंने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेल मैनर्ड डिसिप्लिन्ड वे में अपने आप में जो सिचुएटेड है, अपने प्लेस पे सिचुएटेड है। तो इस कंडीशन में अगर हम ऐसे बनाते हैं, तो अब आप पूछेंगे कि सर आपने बनाया यहाँ पे ये जो भी है को यहाँ पे डॉट डॉट लगाया, तो इसके नीचे यहाँ इसको यहाँ से क्यों ना करके यहाँ से किया। तो आपको मैं बता दूं कि अरेंज करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं तो एक तो हमें ये तरीका है, और अगर इससे ज्यादा है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे अगर हम इसका 3 लेयर फॉर्म करते हैं, तो ये क्या होगा, इनके बीच का ये गैपिंग ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। अब यहाँ पे जो गैपिंग होगा इससे क्या होगा, हमारा वॉइड्स, आगे ये एक आपका अलग ही टॉपिक है, रिक्तिका या होल या छिद्र बोलते हैं इसे। अगर एक ऐसा अरेंजमेंट बनता है हमारे लिए, एक अरेंजमेंट ये बनता है, जैसे आप लड्डू रखते हैं घर पे, ये तो यहाँ की जो ये वॉइड्स हैं ये बहुत कम होंगे। आपने देखा होगा कभी, आप घर पे जब कभी भी लड्डू रखा जाता है तो ऐसे करके नीचे ये तो रख देते हैं, लेकिन जो उसका दूसरा लेयर इसके ऊपर रखते हैं वो ऐसे ना रख के आप यहाँ पे रखते हैं, इसके बीच में यहाँ पे रखते हैं। ऐसे बनता है ना लड्डू, ये ऐसे यहाँ पे रखते चले जाते हैं, रखते हैं, फिर ऐसे ऊपर 2 आएगा, फिर उसके ऊपर 1 आएगा। ये अरेंजमेंट होता है अगले लेयर रखने का। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे स्फेरिकल शेप है, तो अगर हम 3 डायमेंशन में सोचेंगे तो हम उसको क्या, अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से गिर जाएगा। सिंपल, अगर लड्डू के केस में हम ध्यान देते हैं, तो उसी तरह से अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो क्लोज पैक बनाना, हमें इनका जो पैकिंग है वो बहुत ही क्लोज है, टाइट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बीच का यहाँ पे स्पेस है इसको रिड्यूस करना है, बहुत ही कम करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकता है हमारा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हम इस तरह से यहाँ पे देखेंगे। तो यूनिट सेल हमने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था क्रिस्टल जालक। मैंने ये कहा कि वह संरचना जो किसी भी ठोस में पाई जाती है वो क्रिस्टल जालक कहलाती है। जैसे सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने टाइल्स का उदाहरण दिया था कि अगर हम टाइल्स को ऐसे बनाएं और टाइल्स में डॉट 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 करके चले जाएं, तो ये जो हमारा ये संरचना है, टोटल संरचना क्या बनेगा हमारा, एक क्रिस्टल जालक कहलाएगा, लैटिस कहलाएगा। अब क्या हम बात करेंगे कि वह छोटी से छोटी, वह सबसे छोटी ज्यामितीय संरचना या वह छोटी संरचना जिसके चारों तरफ अगर हम उसको रिपीट करें उस स्ट्रक्चर को, तो हमारा क्या हो, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस मतलब प्राप्त हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, एकक कोशिका। अब जैसे एकक कोशिका के लिए अब हम अगर यहां पे बनाते हैं, देखिए
ध्यान से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान यहाँ पे एक ऐसे बनाया हमने और इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से, यहां से, अब ये हमारा एक बॉक्स फॉर्म हो गया। क्या हो गया? एक क्यूबिकल फॉर्म में। तो ये क्या होगा? एक लैटिस यूनिट सेल प्राप्त हुआ। अगर इसी को फिर हम आगे अरेंजमेंट को बढ़ा देते हैं, ये देखिए हमारा दूसरा बॉक्स मिल गया। तो इस तरह से इसके अगर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे अगर हम इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाते जाए तो हमें क्या मिलेगा कि जो क्रिस्टल लैटिस मिलता जाएगा, क्रिस्टल जालक हमें मिलता जाएगा। तो ये जो सबसे छोटा इकाई है, जो सबसे छोटी यूनिट है, इसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर है? ये हमारा यूनिट सेल बोला जाएगा। तो वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था, छोटी से छोटी नियमित व्यवस्था, या ऐसे कहेंगे कि अवयवी कणों की वह छोटी से छोटी संरचना जिसको चारों तरफ पुनरावृत्ति करने पे हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एकक कोशिका। क्लियर है? तो वह नियमित व्यवस्था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो रिपीट करने पे, रिपीटेटिव करने पे हमें क्या मिलेगा? जब भी हम रिपीट करेंगे तो वो क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करेगा, वो क्रिस्टल जालक को बनाएगा। तो वही क्या कहलाएगा? हमारा यूनिट सेल। क्लियर है? तो अब यूनिट सेल के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, उस दिन भी मैंने बताया था। अब यहां पे ये यूनिट सेल्स आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, अब चूंकि यूनिट सेल तो है, अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स अरेंज होंगे, उनके अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर के हिसाब से यूनिट सेल को डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी था ये कैटेगराइजेशन के बारे में कि जो यूनिट सेल है, मैंने बताया था जनरली किताबों में, कुछ किताबों में सीधे 1 2 3 4 4 करके, मतलब कि 4 तरह के बता दिए गए हैं। कुछ किताबों में इसको पहले बेसिकली 2 भागों में, फिर दूसरे भाग को बाकी के फिर 3 भागों में, ऐसे डिवाइड किया गया। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, आपको उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 4 भाग में 1 2 3 4 करके दिया है, यहाँ पे आपने 1 2 समझाया, फिर इसमें 2 समझाया। तो जनरली लॉजिक ये है लिखने का या समझाने का कि जो अगर हम इसको यहाँ पे सिंगल बनाते हैं, अगर क्यूबिकल फॉर्म में मैं बना रहा हूं इसको, या तो इसमें कंडीशन कई सारे हो सकते हैं, जो एटम्स का स्ट्रक्चर है या एटम का सिचुएटेड होने का है उसके बेसिस पे। तो अगर हम देखें कि पर यूनिट, एक यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं और उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, उसके हिसाब से इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला होगा सिंपल सेल, जो मैंने बताया था आद्य कोष्ठिका या सरल कोष्ठिका। ठीक है? इसे प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अगर आपको सिंपल सरल ये ना मिले, आद्य मिल जाए या प्रिमिटिव मिले, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है, ये कौन सी चीज है, नई चीज है, सबने तो बताई ही नहीं। ठीक है? तो ये इसको 2 नामों से जानते हैं हम लोग। दूसरा जो पार्टीशन है इसका, दूसरा इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। केंद्रित कोष्ठिका। ठीक है? अब केंद्रित कोष्ठिका कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सिंपल है, सिंपल में क्या होगा कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? चारों कोर पे उपस्थित होंगे। कहां होंगे? क्यूब के या यूनिट से लेकर कोष्ठिका के चारों कोर पे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था एक बॉक्स लेके पिछली बार की, जब ये सिंपल सेल होगा तो चारों कोर पे उपस्थित होंगे। अगर ये सपोज करिए ये क्यूब हो तो ये चारों कोर पे क्या होंगे? इसके उपस्थित होंगे। ये अगर यूनिट सेल मानते हैं तो इसके चारों कोर पे, तो वो क्या होगा? सिंपल होगा या आद्य होगा, प्रिमिटिव होगा।
अब सेंटर्ड पे आते हैं। एक तो ये हो गया आपका सिंपल, इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, सिंपल हो गया। दूसरा हो गया सेंटर्ड। देखिए थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करिएगा चीजों को, जो भी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या मैथ है, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर इंग्लिश में और हिंदी में मिक्स करके आप पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप लोगों का प्रैक्टिस इंग्लिश के लिए बनेगा, जो आगे चल के अगर आप बीटेक करते हैं या बीएससी करते हैं या कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे एक सपोर्टिव बन जाएगा, कि सपोर्ट होगा आप लोगों का, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सेंटर्ड में हो गया, ये आपका है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल का कहने का मतलब क्या है कि जो ये मॉलिक्यूल है, एक तरह से यहाँ जो यूनिट सेल है इसमें मॉलिक्यूल या एटम्स के रहने के लिए, अब वो एटम्स चारों कोर पे तो होंगे, बीच में भी होंगे, क्या होंगे, बीच में भी होंगे, केंद्रित होंगे, सेंटर्ड होंगे। अब सेंटर्ड होने में क्या होगा, उसके भी कई कंडीशन है। अब सेंटर्ड होने में तीन तरह से सेंटर्ड हो सकते हैं। एक तो इसे डब्बे के बीच में, जैसे मैं ये डब्बा दिखा रहा हूं आप लोगों को, अगर इसे हम यूनिट सेल मानते हैं तो चारों कोर पे तो उपस्थित हो, ठीक है। एक इनके बीच में यहां पे सेंटर पे एक उपस्थित हो, यहां बीच में सेंटर में उपस्थित हो जाए, वो एक कंडीशन बना। एक कंडीशन की चारों कोर पे भी हो और जितने इसके फलक हो, फेसेस हो, उस फेसेस के मिड पॉइंट पे यहां बीच में उपस्थित हो, दूसरा कंडीशन। तीसरा हुआ कि जैसे मान लीजिए बीच में भी ना हो, फेस पे भी ना हो, एक इस फेस पे एक इस फेस पे बस, या एक इस फेस पे इस पे, मतलब कि एकांतर पे सिर्फ फेस पे हो, ठीक, सिर्फ दो फेस पे एकांतर पे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक अलग ज्योमेट्री बनेगी या अलग बन जाएगा। तो अब इसमें हम इसको क्या करते हैं, हम तीन भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला होगा आपका फेस सेंटर्ड, जिसको हम बोलेंगे फलक केंद्रित, ठीक है। दूसरा फेस सेंटर्ड मतलब इसके क्या होंगे, सभी फलक पे मॉलिक्यूल्स और एटम्स सिचुएटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक होगा आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड मतलब कि बीच के बॉडी में, इसको बोलते हैं आपका काय केंद्रित। क्या बोलेंगे, काय केंद्रित। बॉडी सेंटर्ड को हम बोलेंगे काय केंद्रित, फेस सेंटर्ड को बोलेंगे हम लोग फलक केंद्रित एकक पुष्टिका, ठीक है। इसको बोलेंगे काय केंद्रित। तीसरा है अंतः केंद्रित, इसको बोलते हैं हम लोग, या तो कुछ कई जगहों पर बेस सेंटर्ड बोल देते हैं, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड। जैसे कॉन्सेप्ट देखिए, जो भी नाम रखा गया इंग्लिश से हिंदी में, वो एकदम सटीक नाम रखा जाता है कि अगर आप नाम से एनालिसिस करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे बेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड मैं अभी क्लियर करा दे रहा हूं, या इसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, अंतः केंद्रित। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, बेस, जब हम एक क्यूब बनाते हैं यहां पे, अगर ये क्यूब हम ऐसे रख दिया हमने तो ये इसका बेस हो गया नीचे वाला, तो एकांतर एक जस्ट इसके एकांतर में ये इधर ऊपर एक बन जाएगा, तो ये हो गया बेस सेंटर्ड, ठीक है। इंड सेंटर्ड मतलब अगर हम बेस पे ना करके अंत कोरों पे रख देते हैं, इधर रख देते हैं, तो ये भी तो एक स्ट्रक्चर होगा, सेम है, इसको उल्टा कर देंगे तो फिर बेस सेंटर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड एक ही है, इसमें कंफ्यूज या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह से जो हमारे यूनिट सेल में, मतलब एक यूनिट सेल में एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पे यूनिट सेल कितने तरह के हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब कुछ किताबों में इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर दिया गया, या कुछ किताबों में ऐसे ही इसको कैटेगराइज कर दिया गया, दूसरे में ABCD करके ABC हो गया, ठीक है। तो ये हमारे, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यूनिट सेल में अणु या परमाणु के व्यवस्था के आधार पे, अरेंजमेंट के आधार पे एकक कोशिका को 4 भागों में बांटा गया, क्लियर है। पहला चारों कोरों पे उपस्थित होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सरल या आद्य बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा फिर से। दूसरा, अगर चारों कोर के बाद कहीं पे उपस्थित है, मतलब अगर बीच में उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। अगर वो चारों कोरों के बाद सभी 6 फलकों पे भी उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित। या एक एकांतर क्रम में अगर वो उपस्थित है फलक पे तो उसको क्या बोलेंगे, बेस सेंटर्ड या
इंड सेंटर्ड, अंतः केंद्रित कोष्ठिका। ठीक है, तो अब आगे हम चलेंगे, इसको अपने आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो 4 तरह के है बनाए गए हैं यूनिट सेल के लिए, ये सिर्फ परमाणु या अणु की व्यवस्था के आधार पे हैं। ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब हम आते हैं एटम्स के बारे में। जैसे नंबर ऑफ एटम, अगर हम ये लिखें कि एटम्स पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल, अब हम यहां पे देखेंगे कि जो सबसे पहला वाला था, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सरल एकक कोष्ठिका, आप लोगों से मैं बार बार ये कहूंगा कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, इसको ज्यादातर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, कि इसको आप लोग इंग्लिश में स्पीक कर पाए, इंग्लिश में समझ पाए, इंग्लिश में रीड कर पाए, क्योंकि आगे चलने के बाद जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो सभी पुस्तक जो भी आपको बुक्स मिलेंगे वो इंग्लिश राइटर के या इंग्लिश में ही मिलेंगे आपको। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप पहले से थोड़ा बहुत प्रयास किए रहेंगे तो आपको समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में आप सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब एकक कोष्ठिका में, सरल एकक कोष्ठिका में कितने अणु होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहां पे एक बना लेता हूं एकक कोष्ठिका। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। और बाकी चैप्टर में भी जब मैं समझाऊंगा कि सॉलिड स्टेट के ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में भी आप नहीं समझ पाएंगे, आपके लिए दिक्कत होगी। अब एकक कोष्ठिका तो मैंने बना दिया। सपोज करिए ये हमारा यूनिट सेल है, ठीक है, सरल वाला अगर हम पढ़ रहे हैं, सरल यूनिट एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितने अणु होंगे, एक यूनिट सेल में कितने अणु या परमाणु होंगे उसकी गणना करेंगे हम लोग, उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको पता है सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका में सबसे पहली बात जो उसकी परिभाषा में मैंने आप लोगों को बताया कि जो अणु होते हैं वो सभी कोर पे उपस्थित होते हैं। कहां होते हैं? कोने पे। ठीक है, एटम्स, ऐसे अगर हम जनरली कहें, एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर। ठीक है, पहला एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा है कि जब एटम्स स्फेरिकल होगा तो यहाँ पे स्फेरिकल चारों में बनाने के फिर 2 डायमेंशन फिगर में आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे डॉट से अगर ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक है, अब ये हमारे एटम्स हो गए, अब ये हमारे एटम्स हो गए, सभी कॉर्नर पे उपस्थित है। अब ये यूनिट सेल जो क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल, आद्य या सिंपल बोल सकते हैं आप, सरल। ठीक है, सरल को एकक कोष्ठिका। अब यहाँ पे हो गए एटम्स सिचुएटेड हो गए। अब ये सेल कैसा है? क्यूबिक सेल है। कैसा है? क्यूबिक सेल। मैंने क्यूबिक सेल क्यों लिया? क्योंकि इसे आपको समझाने में आसानी होगी। और भी मतलब इसको टेढ़ा कर सकते हैं, एबीसी में चेंजिंग कर सकते हैं, इसके एंगल्स में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे ये डब्बा है, मान लीजिए यहाँ पे अभी ये क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है। अब मैं इसको ऐसे दबा दूं तो इसका कोई एंगल चेंज हो जाएगा, ये दबा दें तो इस कंडीशन में भी तो मॉलिक्यूल सिचुएटेड होंगे ना। कुछ ऐसे भी सॉलिड्स मिलते होंगे जिसमें ये एंगल 90 डिग्री करना हो, ए और बी सी जो सभी आर्म्स है वो इक्वल ना हो, तो उसके लिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को क्यूबिक यूनिट सेल बना के समझा रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला काम है कि एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल अब कॉर्नर पे सेट है, यहां पे सभी जो भी एटम्स हैं वो कॉर्नर पे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे। जैसे अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि एक स्फेरिकल वाला यूनिट सेल, ये एटम है, ध्यान दीजिएगा, अगर स्फेयर है तो ये कितना जो यहाँ पे है इसका कितना हिस्सा है यहाँ पे एटम का इसमें, तो उस कंडीशन में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आधा एटम तो ऊपर है, ऊपरी भाग में है। ठीक है, तो अब आधा एटम हम हटा देते हैं। अब हम देखेंगे कि आधा हमने हटा दिया, ये हमारा बन गया, आधा एटम है यहाँ पे। ठीक है,
और ये हमारा एक लाइन ऐसे है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा यहां पे। अब ऐसे कंडीशन में ये हमारा हाफ सर्किल काट दिया हमने। अब ये चूंकि शेप स्फेरिकल है तो ये हाफ स्फीयर हो जाएगा। अब इसमें ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये टोटल वाला जो आधा सर्किल बनेगा स्फीयर है ये टोटल, तो ये क्या है एक सर्किल ही तो होगा ना, कट कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देगा कोई प्लेन। तो अब इसमें ये टोटल कितना होगा 360 डिग्री, कितना होगा 360। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए अगर ये यहाँ पे सर्किल हो और ये ऐसे बना दें हम, ये सेंटर हो इसका, तो ये टोटल इस सेंटर पे कितने एंगल बनेंगे 360 के। और ये कितना है हमारा, चूंकि क्यूब था तो ये क्यूब के आंश ही तो है, तो इसमें ये एंगल कितना है 90। तो अब ये क्या ले रहा है, अगर हाफ यहाँ पे स्फीयर है और हाफ है ये, तो हाफ में ये क्या कितना ले रहा है 360 में 90 डिग्री है, इतना ही बस क्या है एरिया ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारा जो होगा, अगर हाफ स्फीयर का 1/4 है, तो अगर फुल स्फीयर लेंगे पूरा, या अगर गोला लेंगे तो उसका कितना भाग यहां से पूरित हो रहा है इसमें एटम्स में, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 और उसका 4 चौथाई, ये चौथाई ही तो है ना ऑक्यूपाइड है ये यहाँ पे अंदर, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8। यानी कि एक जो यहाँ पे अणु उपस्थित है उसका 1/8 भाग ही हमारे यूनिट सेल में क्या है उसमें लगा हुआ है, पूरित है यहां से, बाकी ये दूसरे पोर्शन में दूसरे यूनिट सेल में चला गया। तो इस तरह से हमारे पास कुल कितने अणु हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए 8 हुए, और उनके द्वारा पूरित भाग जो उनके द्वारा यहाँ पे भाग है जो इस यूनिट सेल में है, तो उसका टोटल एटम्स यानी कि अब टोटल नंबर्स ऑफ एटम देखेंगे हम, तो यहां पे हम देख सकते हैं टोटल नंबर इन यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अब देखिए 8 हैं, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन कितना है 1/8, मतलब एक एटम जो है, अब जैसे यहां डब्बे पे ध्यान दीजिए, यहां पे समझ लीजिए आप लोग, अगर ये कहीं गोला हो यहां पे कॉर्नर पे लगाओ तो उसका क्या होगा, जैसा हमने अभी बताया इतना ही तो स्फीयर तो हो रहा है ना ये, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को यहां पे अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा 1/8 यानी कि उसका 1/8वां भाग। तो इसको जब करेंगे तो यानी कि टोटल वैल्यू क्या आएगी एक एटम, यानी कि एक इस यूनिट सेल में क्यूबिक यूनिट सेल के सरल एकक कोष्टिका में नंबर्स ऑफ एटम्स कितने होते हैं 1 होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर किसी को डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करिएगा या पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सएप पे करके मुझे बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि सर ये चीजें है मुझे समझाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सरल कोष्टिका के बाद फेस सेंटर्ड, दूसरा नंबर जो था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित। ठीक है, अब फलक केंद्रित में हमारे पास एक कंडीशन और होगा, अब कोने पे तो है मॉलिक्यूल जो है वो कोने पर तो है, पहला क्या हो जाएगा एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर। ठीक है, पहली चीज, और भी जगह एटम सिचुएटेड है, कहां पे, जब ये फेस सेंटर्ड है तो इसके सभी फलक पे क्या होंगे वो सेंटर्ड होंगे, कहां होंगे सभी फलक पे भी। तो अब आपको पता है कि एक घन के फलक की संख्या कितनी होती है 6 होती है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए अगर इसे हम घन मान लें तो एक ये 2 हो गया, ऊपर नीचे 4 हो गया, आगे और ये पीछे 2 मिलके कितने हो गए 6 फलक हो गए। तो अब देखिए अगर यहाँ पे एक बॉल कर दीजिए, अब जैसे एक अगर मैं ये फेस बना रहा हूं और इस पे अगर हम एक बॉल लगा देते हैं तो इसका ये बॉल अगर हम मॉलिक्यूल या एटम समझें तो इसका क्या है हाफ पोर्शन ही क्या हो रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी ये हाफ पोर्शन क्या है इसमें, अगर यहाँ जो एटम है ये जो एटम है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है
इसका आधा पोर्शन ही तो अंदर है ना, आधा पोर्शन क्या है, बाहर है। आपके एनसीईआरटी वाले बुक में 3 डायमेंशन फिगर को कलर इफेक्ट देके बनाया गया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये आधा एटम क्या होगा, बाहर होगा, आधा अंदर होगा। तो ऐसे केस में पहले के लिए अगर एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर, तो जब कॉर्नर पे होंगे तो नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, जैसा अभी पहले निकाला हमने कि 8 एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम, और उनका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1/8। एक एटम का 1/8वां भाग ही पार्टिसिपेट कर रहा है एक कॉर्नर पे। तो ये एक एटम ये हो गया, इनके द्वारा सभी कोरों पे मिला के जो एटम्स है उनको इकट्ठा कर लिए तो एक एटम। और दूसरा सिचुएशन है एटम्स आर सिचुएटेड एट फेसेस, एटम्स आर सिचुएटेड एट फेसेस। अगर वो फेस पे सिचुएटेड है, कहां पे, फलक पे सिचुएटेड है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक जो एटम्स है उसको, उसके द्वारा पार्टिसिपेशन कितना है, 1/2, क्योंकि एक स्फीयर है और एक फलक पे है। जैसे अगर एक हम गेंद ले लें और उसको एक बीच से एक फलक डाल दें, काट दें, तो क्या बनेगा, ऐसे जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर एक सर्किल है, स्फीयर है, और ये सपोज करिए उसका यहां से एक सेंटर था, और ये अगर आधा काट देंगे तो ये क्या बनेगा, आधा ही पार्ट रहेगा ना, प्लेन के द्वारा इंटरसेक्ट करा देंगे तो आइए इसके द्वारा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका जो पार्टिसिपेशन होगा वो हाफ होगा, और टोटल कितने होंगे, 6 फलक है, तो 6 मॉलिक्यूल और उनका पार्टिसिपेशन 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3। अब टोटल नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम 3 + 1 = 4। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जैसा अभी मैंने सिंपल वाले में बताया कि 8 कोरों पे 1/8 उसका पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, संपूरित होते हैं, और 6 फलक पे हैं, तो एक फलक के द्वारा आधा ही, एक अणु का आधा भाग ही रहता है अंदर यूनिट सेल के, तो वो क्या हो जाएगा, उनका 1/2 पार्टिसिपेशन होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास 6 फलक 1/2 पार्टिसिपेशन, तो कितने आएंगे, 3 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल हमारा सेंटर कॉर्नर पे, और ये फेस सेंटर्ड होने के नाते 3, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 4। यानी कि अगर एक यूनिट सेल है और वो यूनिट सेल कैसा है, फेस सेंटर्ड है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। अब आते हैं हम फेस सेंटर्ड के बाद फेस सेंटर्ड के बाद जो दूसरा है हमारा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा। बॉडी सेंटर्ड मतलब काय केंद्रित, ठीक है। अब इस कंडीशन में मैं फिर से बना रहा हूं आपका यूनिट सेल। अब देखिए चारों कोर पे बॉडी सेंटर्ड है, तो पहले तो चारों कोर पे तो होगा ही होगा। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड होने के नाते एक बीच में एक एटम या मॉलिक्यूल क्या होगा, एकदम से सेंटर, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जो इसमें एटम्स हैं, पहला सेम कंडीशन। देखिए अगर आपको कभी भूल जाए एग्जाम में या कहीं पे भी भूल जाए, तो आप चीजों को रटने का प्रयास मत करिए, समझने का प्रयास करिए, वो आपको हमेशा जीवन भर याद रहेगा। चीजों को समझिए, उसके पीछे तर्क, उसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझिए। जब आप वो चीज समझ गए तो आपको कभी भी कहीं भी नहीं भूलेगा। अब इसमें क्या है, यूनिट सेल है, क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी नाम से मतलब काय केंद्रित। अब देखिए अगर हिंदी में काय अगर केंद्रित है, अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड और इजी वे में हो जाएगा। काय थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है हिंदी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड मतलब उसके बॉडी में भी एक सेंटर्ड होगा, यानी कि क्या होगा, सेंटर पे एक एटम सिचुएटेड होगा। तो उस कंडीशन में अब ये हमारे 8 हो गए कॉर्नर पे और एक सेंटर में हो गया बीच में, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब देखिए पहला है कि एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर, कोने पर उपस्थित। अगर किसी को दिक्कत हो कि इंग्लिश में लिखने सर हमें परेशानी हो रही है, तो उसके लिए भी आप लोग बताइएगा, मैं अगले वीडियो से हिंदी में ही लिखूंगा फिर। एटम, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप लोग अपने आप को, अपने स्किल को बढ़ाएं। एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर, ये कोई बहुत कठिन इंग्लिश नहीं है।
अणु जो है या परमाणु है वो कहां पे उपस्थित हैं, कोने पर उपस्थित हैं। ठीक है, पहला केस। अब कंट्रीब्यूशन के द्वारा, तो इसलिए अब यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 1/8 गुणे 8, 8 है सभी कोरों पर। ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन क्या है इनके द्वारा, 1/8। एक गोले के, अगर इस एक अणु का जो गोलीय रूप है उसको अगर हम देखेंगे तो 1/8वां भाग यहाँ पे अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसके हिसाब से ये हो गया आपका एक अणु। ठीक, दूसरा केस है एटम्स। इज सिचुएटेड इन बॉडी। तो अब एक एटम पूरा, इसके अंदर एक एटम सिचुएटेड है, तो उसके द्वारा कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन क्या होगा, फुल होगा। एक एटम है और उसके द्वारा कंट्रीब्यूशन एक है, पूरा है, तो यहां पे एटम्स क्या हो गया, एक। और टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। यानी कि अगर बॉडी सेंटर्ड है, यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड है, तो उसमें एटम्स के सिचुएटेड होने के आधार पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड में क्या होंगे, 2 होंगे। अब मैं चौथा बताऊंगा आपको, इंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड। तो जनरली हम लोग बेस सेंटर्ड लिखते हैं ज्यादातर, इंड सेंटर्ड भी है, ध्यान दीजिएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, अंत केंद्रित कोशिका। ठीक है, अब अंत केंद्रित कोशिका में क्या होगा कि एक यहां इस फलक पे होगा और एक यहां इस फलक पे। ठीक है, तो अंत केंद्रित कोशिका में अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक तो होगा एटम्स आर सिचुएटेड एट कॉर्नर, उनका कंट्रीब्यूशन एक। एटम्स आर सिचुएटेड, इस केस में एटम्स आर सिचुएटेड इन द फेसेस। ठीक है, अल्टरनेट पे, सभी फेसेस पे नहीं है, ये क्या है, अल्टरनेट है, एकांतर में। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, 2 एटम होंगे, एक यहां पे एक यहां पे, ये संख्या 2 हो जाएगी। इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन 1/2 हाफ है, क्योंकि आधा बाहर होगा आधा नीचे होगा। तो अब इस केस में क्या मिलेगा, एक टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे क्या होंगे, फिर भी हमें एक किसमें, काय केंद्रित में क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम 2। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा एक यूनिट सेल था, जो मैंने बताया कि यूनिट सेल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हमने बताया कि यूनिट सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के। उसमें एटम्स कैसे होंगे उसके लिए भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि किसी भी यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही उसका रैंक बोला जाता है। कभी कभी नीट या आईआईटी के एग्जामों में पूछा जाता है कि बेस सेंटर्ड यूनिट सेल का रैंक क्या है, व्हाट इज रैंक ऑफ बेस सेंटर्ड यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम। तो अब वहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि रैंक क्या है, रैंक तो हमने पढ़ा नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं कि कोट या रैंक पूछता है, तो वहां पे आप लोग घबराइएगा नहीं, क्या है, जो उसके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वही उसका क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से। कि अगर मैं आप लोगों को यहां पे लिख दूं यूनिट सेल, ठीक है, अरेंजमेंट और उसको हम क्या बोले, नंबर ऑफ एटम्स या रैंक। तो अगर यूनिट सेल कैसा है हमारा, सिंपल है, सरल है, तो अरेंजमेंट कैसा होगा, कॉर्नर पे होगा।
कोने पर, ठीक। और अभी मैंने बताया कि जब कोने पे होगा तो उनके द्वारा 1/8 गुणे 8 पार्टिसिपेशन होगा, तो उसका रैंक कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स या रैंक क्या होगा, 1 होगा। अगर पहला हमारा यहाँ पे फलक केंद्रित है या फेस सेंटर्ड है, फलक केंद्रित होने पे हमारा जो एटम्स है वो कहां कहां सिचुएटेड होगा, पहला तो कॉर्नर पे भी होगा, इसमें 2 जगह पे सिचुएटेड होगा, कॉर्नर पे होगा, तो कॉर्नर के द्वारा एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 गुणे 8 एटम है तो टोटल 1 हुआ। और दूसरा सभी फेसेस सभी फलक पे उपस्थित हैं, तो यानी कि फेसेस तो 1/2 6 फेस हैं, तो इसके द्वारा कंट्रीब्यूशन 3। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, उसका रैंक या नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होंगे। तीसरा एक हो गया सरल फलक, तीसरा हमने बताया बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर मतलब काय केंद्रित, काय केंद्रित कोष्टिका। काय केंद्रित में क्या होगा, पहले तो कॉर्नर पे सिचुएटेड होंगे, तो कॉर्नर के द्वारा 1/8 फिर 1 = 1। और दूसरा बॉडी सेंटर्ड है, अंदर एक एटम होगा, तो अंदर इन बॉडी इनसाइड बॉडी जब रहेगा एक एटम रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन पूरा रहेगा, अंदर रहेगा, तो उसके द्वारा 1। तो इसका रैंक या नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2 हो गए। लास्ट है चौथा अंतः केंद्रित कोष्टिका, इंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पे भी क्या होगा, एक कॉर्नर पे उपस्थित होंगे, कॉर्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूशन 8 मॉलिक्यूल, टोटल कितना हुआ 1। और एकांतर क्रम में फेसेस पे कितने होंगे, अल्टरनेट फेसेस, अल्टरनेट फेसेस पे हो जाएंगे आपके 2 फेसेस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है 1/2, तो 2 × 1/2 = 1। इसका रैंक कितना होगा, 1। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ एटम इन यूनिट सेल, लाइक सिंपल या प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड। तो जो उसके नंबर ऑफ एटम है सिचुएटेड है उस यूनिट सेल में, वही उसका रैंक कहलाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से अपना दोबारा एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। एक और शेप बनता है हेक्सागोनल, इसके बारे में मैं अभी आगे और भी बताऊंगा। हेक्सागोनल के लिए जैसा अभी मैंने 4 पढ़ाया, तो नंबर ऑफ एटम्स की सिचुएशन के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से एक यूनिट सेल को 4 भाग में ही बांटा गया है। हेक्सागोनल शेप एक, ये हेक्सागोनल शेप है हमारा। षटकोणी जिसको बोलते हैं, यह है हेक्सागोनल। इसमें एटम्स क्या होंगे, कॉर्नर पे उपस्थित होंगे, ठीक है। इसके द्वारा भी हम निकालेंगे इसका रैंक क्या होगा या नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे इस हेक्सागोनल में। तो सबसे पहले हेक्सागोनल शेप में क्या होता है, षटकोणीय व्यवस्था। तो इसमें सभी कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं, जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल है, सबसे पहला तो कॉर्नर पे सिचुएटेड होंगे।
अब इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 ऊपर है, 6 नीचे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 12। अब देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना है उसका। तो अब यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया था कि जब क्यूबिक था, तो क्यूबिक के कंडीशन में मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ये स्फेरिकल हम लेते हैं, इसको यहाँ पे एटम्स लेते हैं, स्फेयर शेप में है, तो आधा ऊपर का तो निकल गया कंट्रीब्यूशन, आधा स्फेयर का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब ये हाफ स्फेयर बचा, हाफ स्फेयर को अगर हम यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस कंडीशन में अगर ये सेंटर है तो ये इसका यहाँ का एंगल 120 का होता है, तो उस कंडीशन में टोटल 360 है, और 360 में जो कंट्रीब्यूशन है एक एटम्स के द्वारा वो कहाँ पे है? 120 डिग्री, यहाँ पे 120 है। तो यानी कि हाफ स्फीयर में कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/3 का, 1/2 तो था ही वो, अब उसको 3 भाग में इसने डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया कंट्रीब्यूशन? 1/6। तो अब ये टोटल कॉर्नर पे जो टोटल कॉर्नर कितने हैं? 12 कॉर्नर पे अब एक मॉलिक्यूल है या एटम्स जो भी है सिचुएटेड है, अब उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/6 का। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ एटम एट ऑल कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? 2। उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट एक दूसरा होगा, यहाँ पे बीच में भी एक उपस्थित होता है मॉलिक्यूल, तो इनसाइड बॉडी, अंदर उसके क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल है और उसके द्वारा कंट्रीब्यूशन पूरा 100% है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। उसके बाद फेसेस में भी यहाँ पे 3 जगह पे आते हैं अंदर, तो फेसेस पे हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल, उनका भी कंट्रीब्यूशन पूरा होगा, तो उनके द्वारा 3, तो 3 1 4 2 6। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या इसका रैंक कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। अब आते हैं हम, जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पे, जैसा मैंने सबसे सिंपल लिया था, एक क्यूब बनाया था अभी आप लोगों के लिए, कि एक क्यूब होगा, अगर क्यूबिक में एटम्स का अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट के हिसाब से मैंने कहा कि एक यूनिट सेल को 4 भागों में बांटा गया। अब ये जो यूनिट सेल है, जो क्यूबिक शेप है, उसके शेप के आधार पे यूनिट सेल को कई भागों में बांटा गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर एक जो यूनिट सेल है, तो उसमें XYZ एक्सिस अगर हम ले लेते हैं, ऐसे सिंपल बनाते हैं एक यूनिट सेल बना के, तो उसमें अल्फा बीटा गामा एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहां पे हम ये अगर इस एक्सिस को हम बढ़ा देते हैं आगे ऐसे, तो अगर इसको X एक्सिस, इसको Y एक्सिस और इसको Z एक्सिस लेते हैं, ये डिस्टेंस अगर हम A लेते हैं और इसके सामने वाला एंगल को अल्फा लेना है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अगर हम B लेते हैं और इसके सामने वाले एंगल को हम क्या करते हैं? बीटा ले लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस C लेते हैं और इसके सामने वाला एंगल गामा ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में अभी अगर हम डिफरेंट जैसे ABC, ये इनके साइड्स हो गए, और अल्फा बीटा और गामा ये इसके बीच का एंगल हो गया। तो अगर हम डिफरेंट में अल्फा बीटा गामा में चेंजेस करें या ABC उसके साइड्स में चेंजेस करें, तो हमें डिफरेंट शेप प्राप्त होगा। ये जो क्यूबिक शेप है वो डिफरेंट होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा या ABC को चेंज करते हैं, तो डिफरेंट शेप मिलने के कारण वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा वो भी डिफरेंट आएगा। तो उस कंडीशन में कितने प्रकार का हो जाएगा यूनिट सेल, अगले लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।